लिखो, अब लिखो। जल्दी जल्दी करेंगे। डन। हेडिंग तो लिखना है यार, छोड़ना बाद में लिख लेना। देखो, फिल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटेड स्पेयर। बात को समझो, चार्ज और देखो एक बात समझो, लिखे नहीं लिखेगा तो समझ में नहीं आएगा श्रेष्ठ। यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्पेयर, कौन सा स्पेयर यार? ये इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? बाप रे क्या टैलेंट है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, तो वैसे ही एक स्पेयर है। इंसुलेटर क्या क्या है? इंसुलेटिंग क्या है? स्पेयर है। सुन लो मेरी बात अच्छे से। इंसुलेटिंग स्पेयर का मतलब ये ना कि ये सॉलिड होगा। क्या होगा ये? हम यही लेके चलते हैं कि इंसुलेटिंग है मतलब ये क्या चल रहा है? ये सॉलिड है। सॉलिड मतलब कैसा? अब हम जो प्लास्टिक बॉल नहीं देखते, मतलब प्लास्टिक खोखला वाला नहीं, एक और होता है जो किसका, कार्की गेंद, कार्की बोल, क्या बोलते हैं उसको? कार्की बॉल बोलते हैं ना, क्रिकेटर लोग जो यूज करते हैं, जो एकदम हार्ड होता है, तो वो इंसुलेटेड होता है अंदर से। अरे अब लड़ना नहीं है इस बात पे कि बेसबॉल होगा कि ड्यूसबॉल होगा, समझ गया, ये बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये वैसे ही इंसुलेटिंग स्पेयर है। ठीक, अब क्या हो रहा है पता है? अब इसको हम क्यू चार्ज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्यू चार्ज। हम देखो कितना क्यू आ गया, रुको रुको बताओ, बता रहा हूँ ना। इसको कितना दे रहे हैं? क्यू चार्ज। तो ये क्यू चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ पे? दो क्वेश्चन है मेरा, अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा या सरफेस के बाहर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको बताना है। ये लोग दोनों कल पढ़ चुके थे, तो इन दोनों को पहले चांस दूंगा मैं। ठीक है, ये बताइए। सॉलिड है, होलो होता तो बाहर होता है। ठीक है, ऐसा सरासर गलत बात है दोस्त। डिपेंड करता है कि मेटल है कि इंसुलेटर है। मेटल होता है तो हर कंडीशंस में, देखो सिंपल सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, भगवान ने दिया है ना दिमाग। ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है भाई। अगर ये कंडक्टर है, ये क्या है? अगर ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है? कंडक्टर का मेन काम क्या करता है? जो चार्ज को कंडक्ट करता है, जो भेज सकता है। ठीक है, इंसुलेटर वो होता है जो कंडक्ट कर ही नहीं सकता। ये दोनों दुश्मन है, लेकिन फिर भी वहीं पे रहेंगे, क्योंकि वो इंसुलेटर है। वो मटेरियल जो है इनको अलाउ नहीं करता दूर जाओ करके, लेकिन ये कंडक्टर तो इसका मटेरियल क्या करता है? इनको अलाउ करता है दूर जाने के लिए। चाहे ये सॉलिड हो चाहे होलो हो, जितना भी चार्ज दोगे, ये चार्ज हमेशा इसके आउटर मोस्ट सरफेस में आके ही क्या होगा? रुकेगा। पूछो क्यों आउटर मोस्ट सरफेस में, अंदर क्यों नहीं रुका? क्योंकि भैया सॉलिड है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये कंडक्टर है। सिंपल सी बात है यार, कहीं पे बिजली का तार गया है, ठीक है, आप अगर क्या करते हो, लकड़ी से टच करते हो ऐसे, क्या होगा? क्यों नहीं लगेगा? तो क्या वो जो लकड़ी का जो कॉर्नर है, क्या उस करंट को टच नहीं कर रहा है क्या? क्या चार्ज को फ्लो नहीं देख रहा है क्या? सब कुछ देख रहा है, लेकिन फिर भी शांत है। पूछ क्यों? क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक वही है कि भाई ये वो अलाउ नहीं कर सकता। वही अगर मैं लोहे का रॉड लेके खड़े रहोगे तो वैसे ही खड़े रह जाओगे आप, नहीं खड़े रहेगा, पागल है, बोलता नहीं रहूंगा। तो ऐसे खड़े रहेगा ना, तो वैसे मूर्ति बन के वहां खड़े रह जाएगा। तब क्या होगा? तब क्या होगा? क्यों? क्योंकि कंडक्ट कर दिया वो, तो वो फ्लो कर दिया, तो ये फ्लो करके कहाँ ला देगा? तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ लो, टाइम वेस्ट नहीं करना, सबसे सिंपल है। चाहे कंडक्टर, चाहे सॉलिड हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अलग अलग होती है। कंडक्टर तो चार्ज हमेशा कहाँ होता है? ऑटोमो सरफेस में, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों कंडीशंस में क्या रहेगा? लेकिन इसमें क्या रहेगा? अंदर। इस टॉपिक को हम यहां से क्यों नहीं पढ़े? फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्पेयर क्यों नहीं पढ़े? कंडक्टर स्पेयर इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि कल हमने पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था हमने? होलो। होलो का कैरेक्टरिस्टिक कंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक सेम है। पूछो क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर कोई चार्ज तो बचा ही नहीं ना। इसके अंदर कोई चार्ज बचा क्या? नहीं बचा, अंदर से सॉलिड है ना। अरे भाई, ये इन लोगों से पूछे, इन लोग कैसे लोग हैं यार, जवाब भी नहीं देते, जवाब भी नहीं देते इन लोग तो पढ़े, समझ में। अगर ये होलो भी होता है ना, तब भी चार्ज क्या होता है? बाहर। तो याद रखो, जब आप स्पेयर के क्वेश्चंस आते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्या आते हैं?
होलो आता है, एक सॉलिड आता है। सॉलिड जो आता है वो हमेशा क्या आएगा, इंसुलेटर का आएगा। ठीक, सॉलिड किसका नहीं आता है, सॉलिड किसका नहीं आएगा, कंडक्टर का नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ये होलो है, ये क्या है, होलो, होलो है तब भी चार्ज बाहर होलो, और ये सॉलिड है तब भी चार्ज बाहर होलो, तो दोनों का तो सेम कैरेक्टरिस्टिक है, तो निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम क्या निकालते हैं, इंसुलेटर का निकालते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। अब सोचो, अब देखो मैं एक स्फीयर बना रहा हूँ, हाँ सॉलिड है, स्फीयर कैसा है, सॉलिड है। बात को समझो, कैसा निखिल, अबे ये कैसा बनाया, वो बोल रहा हूँ, पूछा, बोलता सॉलिड है, मस्त दिख रहा है ना। ये सॉलिड है, मतलब 3D में सोचो, इसको मैं क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज दे रहे हैं, कितना चार्ज दे रहे हैं, क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। द ऑल प्लस क्यू चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द इनर साइड। समझ में आ गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका अगर मैं बोलूंगा कि यार एक यूनिट एरिया बोलूंगा, कि एक यूनिट लेंथ बोलूंगा, कि एक यूनिट वॉल्यूम बोलूंगा, मतलब समझो क्या बता रहा हूं मैं। अगर मैं बोलूंगा इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके आओ, इस वॉल्यूम का, इस स्फीयर का एक छोटा सा, तरबूज खाए हो आप, तरबूज खाए हो, डेफिनेटली खाए होंगे। कैसे काटते हैं, सोचो सोचो कैसे काटते हैं। मैं कैसा बोल रहा हूँ पहले सुनो, सुनते लो, टेस्ट में पूरा मौका दूंगा मैं आपको, है ना, भरपूर मौका मिलेगा आपको टेस्ट में। अब पेपर अभी से बनना चालू हो गया है और बड़ा मस्त पेपर बन रहा है। तो ये होगा, एक सॉलिड हो गया। तरबूज कैसे काटते हैं, चाकू से लिए थोड़ा सा काटे, उसके बाजू में फिर से थोड़ा सा काटे, जस्ट बाजू में, पतला से निकलता। वैसे मजा आता है कि काटे फिर थोड़े दूर में काटे, ये निकला, वो मजा आता है कि एकदम पतला सा पन्ने टाइप का निकालते हैं, वो मजा आता है। किसमें मजा आता है, पतले से मजा आता है। ये कहाँ घूम रही है, सुनो, ये तरबूज है, तरबूज का यहाँ पे एक चीरा मारा, उसकी जस्ट बाजू में एक चीरा मारा, ये निकाला। हाँ अच्छा लगता है क्या, वो तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो वैसे ही इसका अगर मैं निकालने बोलूंगा तो कैसा निकालोगे, एक आप कोई भी एक पीस निकालोगे, तो जो निकालोगे 3D रहेगा कि 1D रहेगा, 2D रहेगा, 3D रहेगा ना, मतलब 3 डायमेंशंस रहेगा, मतलब वॉल्यूम। इसमें क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो इसका अगर रेडियस हम क्या ले लेते हैं, रेडियस कितना ले लेते हैं, r, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू चार्ज बाय 4r³, 4/3 πr³। पता है, नहीं पता है, ऐसा क्यों देखते हो तुम लोग कि पहली बार देख रहे हैं जिंदगी में एक्सपीरियंस। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो क्या बताता है कि इसके पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं। ठीक, लिखो, लेट अस कंसीडर अ इंसुलेटेड स्फीयर, लेट अस कंसीडर अ इंसुलेटेड स्फीयर, लेट अस कंसीडर अ इंसुलेटेड स्फीयर of radius O, radius R, of radius R, radius R and center O, center O. When Q charge provided to it, when Q, small q charge provided to it, when small q charge providing to it, या provided to it, the all charges uniformly distributed on inner surfaces, inner surfaces। हो गया, कहानी समझ में आ गया। then the charge density of, हो गया, inner लिख देंगे surfaces, ठीक है। और उसका आगे क्या लिखना है, लिखो, एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पैरा चेंज कर लिखो, एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q/4/3 πr³, रो इज इक्वल टू Q/4/3 πr³। r²⁵, ठीक है, हो गया। पैरा चेंज करके फिर से लिखो, वी हैव टू डिटरमाइन फील्ड इंटेंसिटी, वी हैव टू डिटरमाइन फील्ड इंटेंसिटी एट 3 स्पेसिफिक
we we have to determine field intensity at three specific conditions. At three specific conditions. Three specific conditions. First, when observation point P, first लिखो, when observation point P lies, when observation point P lies outside of the sphere, P lies outside of the sphere, outside of the sphere. Second, अच्छा इसमें लिखोगे ना, देखो सुनो मेरी बात, ये यहाँ पे आ गया दोस्त P, तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है स्मॉल r. कितना डिस्टेंस है? अब स्मॉल r बड़ा है कि कैपिटल R? तो उसके नीचे ऐसा लिखोगे, उसी पॉइंट में लिखो, उसी पॉइंट में लिखो. सेकेंड पॉइंट, when observation point lies, when observation point lies, when observation point lies at the surface of the, at the surface of the sphere. तो देखो निखिल देखना, ये P उठ के यहां आ गया निखिल, तो अब ये R बड़ा है कि ये R बड़ा है? निखिल बोलेगा जाग गया. ये P यहां से उठ के यहां आ गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, तो ये R बड़ा है कि ये R बड़ा? तो देखो अबे ये दिख रहा बड़ा है, ये छोटा है. कौन बड़ा कौन छोटा? अरे दोनों कैसे इक्वल दिख रहा? शेष देख, कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ वेरी गुड. तो क्या देख के बोला ऊपर वाला बड़ा? साइज देख रहा था क्या इसका? देख देख देख, P पॉइंट यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये R है और ये डिस्टेंस भी R है, तो दोनों सेम हो गया ना. ठीक. थर्ड पॉइंट लिखो, when P point, when observation point P lies inside of the sphere, when observation point P lies inside of the sphere. हो गया? inside of the sphere. तो उस कंडीशंस में क्या होगा निखिल? क्या होगा? ये यहां से यहां तक R है और ये यहां से यहां तक R है, तो कौन बड़ा हुआ? बड़ा बड़ा हुआ, छोटा छोटा हो गया. ठीक, लिख लो उसके नीचे. हो गया? चलो अब रुक जाओ, अब लिखो कुछ भी नहीं, अब अच्छे समझो क्योंकि यहां से समझना बहुत जरूरी. क्या हो गया? लिख लिए ना? तो फर्स्ट हेडिंग उसमें डाल के लिख लेना. फर्स्ट हेडिंग ये वाला. ठीक, हमको कहां पे निकालना है यार? यहां पे निकालना है. यहां पे निकालेंगे तो जो चार्ज होगा, जो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहां से लाइंस बाहर निकल रही होंगी, ऐसे ऐसे निकल रही होंगी ना. तो गॉसिस थ्योरम लगाना तो क्या लगाना पड़ेगा? एक अपने पास क्या चाहिए? एक इमेजिनरी सरफेस चाहिए ना, जिसका रेडियस क्या होगा? R. कल बता चुका हूं इसको बड़े डिटेल से, वीडियो डाल दूंगा, आज देख लेना. ठीक है, बड़े डिटेल्स में बता दिया तो इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे. वैसे इसका वैल्यू मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, कल तरीका बताया था. ये देखने में कैसा दिखता है? एक पॉइंट दिखता है. तो पॉइंट के लिए क्या होता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला. जल्दी बताओ. ये लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं यार, एक बूंद. इसी को पूछ रहा था. हाँ, तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं. देखा, मैं बोला ना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं है इन लोगों का दोस्त. टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट लूंगा भाई. देख ले निखिल, तू ही अकेला मेरा नाम रोशन करेगा लग रहा है. यहाँ पे होगा एस, अगर सरफेस है ना तो क्या होगा? ds होगा. सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं अपन ना, वॉल्यूम नहीं लेते हैं, सरफेस. तो d5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? E के साथ होगा ds. और दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? E का भी डायरेक्शन सेम है और ds का भी डायरेक्शन सेम है. यार प्लीज पढ़ा करो आप लोग. ठीक है, E ds cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या होगा? 1. तो d5 इज इक्वल टू E के साथ ds cos, अरे लिख देता हूं ना 1. मत पलटो, कॉपी मत पलटो, देखो यहाँ पे बस कोई भी क्या रे, क्या बोल रहा निखिल? ये क्या आ गया? ds. किसका निकला? एक छोटे से पार्ट का. ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे, तो मैं क्या करूंगा? टोटल फ्लक्स, देन द टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा? phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d phi. सभी को जोड़ता है तो क्या होगा? E के साथ ds.
तो फाई ई सबको पता है, डी एस का एस। जो पूछा था वो तो नहीं बताया, सबसे आसान चीजें हैं। मैं बताया था कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हर जगह पे काम आता है। अभी भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ई का क्या होगा, एस। एस क्या है इसका, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। किसका निकला, एस। तो फाई इज इक्वल टू हमने क्या निकाला, 4 पाई आर स्क्वायर साथ में ई। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया। ये हमने क्या निकाला, ट्रेडिशनल तरीके से फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन हमको क्या चाहिए, अगर गॉस का यूज करूंगा तो गॉस हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि बोल चार्ज कितना है। तो हमने बोला क्यू चार्ज। हमने क्या बोला, क्यू चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे फिर, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। क्या था भैया इस थ्योरम में, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय। तो इसका तरीका भी बहुत आसान था। तो हम क्या करेंगे, हमने जो वैल्यू निकाला और इसका वैल्यू दोनों का सेम था, तो हम लाके रख देंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 का क्या था, E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। कल इन लोगों को मैं बार बार इनको बोला था, पता है कि ये जब भी आपको कोई स्पेयर दिखता है ना, स्पेयर को दूर से अभी मून, जैसे अपन सन को देखते हैं, मून को देखते हैं, तो आपको बड़ा दिखाई देता है कि एक पॉइंट जैसा दिखाई देता है। अबे पॉइंट जैसा दिखाई देता भाई, नहीं समझ में आया अब। तो क्या एग्जिट में उतना बड़ा है क्या, है तो बहुत छोटा। कहीं दूर बहुत लाइट जल रहा है, तो कैसे दिखता है, एक पॉइंट जैसा दिखता है ना। तो स्पेयर को लेके कल मैं इनको समझाया भी था कि इसको हमेशा एक गोला कंसीडर करना है, छोटा सा पॉइंट कंसीडर करना। और ये इसको फार्मूला याद करो, हम कब निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाले थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का वैल्यू इसके लिए भी वही होता है। कल इन लोगों को बार बार समझाया था, अभी पूछा तो सन्नाटा। ऐसा नहीं करते 12th की पढ़ाई, आप लोग नहीं पता कैसे कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। ऐसे लोग जेई मेंस हमारे पास अभी निकाले ना बच्चे लोग, जिनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मस्त IIT चले जाएंगे। अभी 28 को जेई एडवांस का पेपर है, चले जाएंगे। लेकिन इतना भी लेवल उन लोगों का खराब नहीं था जितना हम लोग अभी कर रहे हैं। तो बस बोलने का मतलब ये है कि कम से कम घर जाके एक बार पढ़ो उस चीज़ों को ध्यान में रखा करो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं या इस माहौल में पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसा ठान के रखे हो क्या, फिर पढ़ो ना यार, क्या ऐसे कर रहे हो आप लोग। ये आ गया पॉइंट के लिए, कल बार बार इनको बोला था कि पॉइंट के लिए हमेशा यही यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है दोस्त, ये क्या है, आउट है। वेरिएबल सिर्फ आर है, कांस्टेंट। हमने एक चार्ज दे दिया, हमने स्फीयर को 10 कूलम चार्ज दे दिया, वो 10 कूलम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आर देखो चेंज हो सकता है, मैं अंदर बाहर आऊंगा तो आर का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है। तो ये याद रखो। तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट, तो ये बचा वेरिएबल, तो 1 अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये आउटसाइड हो गया। क्लियर है मेरी बात। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या था, एट द सरफेस। कंडीशन नंबर 2 में क्या था, एट द सरफेस। अब वो सरफेस पे आ गया, कहां पे आ गया, सरफेस। जब सरफेस पे आया तब आर किसके बराबर था, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था ना। तो ये क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरफेस लिखो और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख लो, ठीक है। कुछ कर निकालने की आप फिर से निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, सरफेस। अब इसके बाद यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हम ऐसे लिख लेते हैं, और इसके बाद इसको क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट पूछो, क्योंकि पूरा मटेरियल यहाँ पे कांस्टेंट है। क्योंकि जो स्पीयर लिए उसका रेडियस चेंज हो रहा है क्या, वो तो सेम वही रहेगा ना, वो तो मतलब आर कांस्टेंट हो गया। अब किसकी बात करें, क्यू। यार अपने तो चार्ज दे चुका है ना, जितना भी चार्ज। और दूसरी बात क्या किसका था, 1 अपॉन 4 पाई, उसका वैल्यू भी कंफर्म। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता। तो याद रखना सरफेस पे, ये भी बात बार बार बता, ध्यान रखो, सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता, ठीक। यहां तक। अब कहानी में ट्विस्ट कहां से आ रहा, अब वो चीज समझो। अब ये चीज समझो, अभी हमारे पास स्पेयर ये था स्पेयर ये, ठीक है। इसका सेंटर क्या था, ओ, रेडियस कितना था, आर। यार अब मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पे बताओ, इनसाइड है ना, अंदर कहीं पे है ना, अरे हाँ है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। टोटल चार्ज कितना दिए थे इसको, क्यूब चार्ज दिए थे। चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज, याद रखना। जो चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या बताता है भैया, जो चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या बताता है, डेंसिटी।
द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में नहीं आया, क्या बोल रहा हूं मैं? द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैं बार बार लिख के दे रहा हूं आपको, और लिटरली बताऊं इस लेवल का मैं कभी पढ़ाया भी नहीं हूं। कितना डेप्थ में जाते नहीं पढ़ाते हैं यार दोस्त, इतना ही पता। शायद उसी वजह से शायद बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा सुरेश पता है? कि इसका ना कोई भी, अगर इसको अपन क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, छोटे छोटे यूनिट में तोड़ देते हैं, तो एक यूनिट में जितना चार्ज होगा उसके नंबर को बताता है चार्ज डेंसिटी। और चाहे आप एक यूनिट यहां पे लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं पे भी लो, उसका वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। मेरी बात नहीं समझ में आया? बस यही चीज है। ठीक, और इसका वैल्यू क्या होता है चार्ज डेंसिटी का? रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यार मैं पी पॉइंट यहां पे लिया हूं, तो इसके अंदर तो चार्ज होगा। अब सोचो, चार्ज तो दिए थे ना, कितना चार्ज दिए थे? क्यू चार्ज। तो ये क्यू चार्ज क्या हो गया था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं हुआ था। कैसा हुआ था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब मैं पी पॉइंट यहां पे लूंगा तो इसके सराउंडिंग में गॉसियन सरफेस अज्यूम करूंगा। क्या अज्यूम करूंगा इसके सराउंडिंग? क्योंकि गॉस ने बोला कि जब तक आप मेरा गॉसियन सरफेस नहीं लोगे, ठीक है, दिखा गॉसियन सरफेस? ये कौन सा सरफेस है? ये गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस है। ये अगर गॉसियन सरफेस है तो कितना चार्ज दिए थे? क्यू चार्ज। तो इसके अंदर भी क्यू चार्ज ही होगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? सोचो ना, तरबूज है, तरबूज का जो डायमीटर है 1 मीटर का मान ले। अगर मैं 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। एक तरबूज है, इसका डायमीटर हम 80 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, डायमीटर उसका 80 सेंटीमीटर। अगर मैं 60 सेंटीमीटर में भी जाऊंगा तो उतना ही मटेरियल मिलेगा क्या, कि कम मिलेगा? तो तू कैसे बोला सेम? यार क्यू चार्ज दिए है ना, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। अब जो स्पेयर ले रहा हूँ वो यहां से ले रहा हूँ ना, तो कुछ चार्ज तो बाहर भी आ गए ना। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तेरे को? तो इसकी टोटल चार्ज क्यू दिए हैं, लेकिन इसमें जो चार्ज प्रेजेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? मान लो क्यू डैश। समझ में आया? उससे कम होगा कि ज्यादा होगा? उससे कम होगा। टोटल गोले वो कितना दिए थे? क्यू दिए थे। अंदर एक छोटा गोला और ले लो, तो छोटे गोले में उतने मिलेगा, उससे कम मिलेगा? कम मिलेगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? लेकिन डेंसिटी हर जगह, अगर मान लो मैं इसका क्या करता हूं, एक यूनिट वॉल्यूम लेता हूं और यहां पे यूनिट वॉल्यूम लेता हूं, तो ये बताओ दोनों जगह पे चार्ज डेंसिटी सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेम हुआ है। मतलब या डेंसिटी का मतलब क्या? मतलब ये है द नंबर ऑफ चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट इन अ पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है? यहां पे अगर 10 चार्ज है तो आप कहीं पे भी चले जाओ 10 चार्ज ही रहेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोनों की डेंसिटी सेम होगी। नहीं समझ में आया? नहीं आया तेरे को? ऊपर से, ऊपर से समझ सकता हूं दोस्त। क्या है ना, मैं अधूरा बताऊंगा ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ गलत कर रहा हूं, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो नहीं जान रहा उसको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये अलग बात है कि तुम लेना कोशिश नहीं कर रहे एक्स्ट्रा। ठीक, मेरी बात समझ में आ गया? तो दोनों जगह पे क्या होगा? डेंसिटी सेम होगा। तो एक डेंसिटी, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ, इसको क्या डेंसिटी फॉर द आउटर, किसको मान लेते हैं? ये आउटर का डेंसिटी। आउटर का डेंसिटी फार्मूला क्या था? इसका चार्ज क्यू था, बाय क्या था? 4/3 पाई आर क्यू। अगर इनर की बात करें, इनर की अगर बात करें तो इसका चार्ज कितना है? क्यू डैश बोला हो ना, और इसका डिस्टेंस कितना होता है? आर। तो इसमें चार्ज आ गया क्यू डैश, फिर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। क्यों स्मॉल आर? अंदर वाले का रेडियस। लेकिन ये दोनों तो सेम है ना यार। नहीं समझ में आया? वी नो दैट। हम क्या समझ रहे हैं यार, चाहे वो रो कहाँ का हो, आउटर का हो, चाहे रो क्या है, इनर का। अभी बताया था ना 10 यहाँ पे तो 10 यहाँ पे भी होगा, तो उस हिसाब से तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो मैं पहले इनर का लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना रहता है। 4/3 पाई आर क्यूब और क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो कुछ कट रहा है, पाई पाई कट गया, मुझे क्यू डैश का वैल्यू चाहिए। तो क्यू डैश कितना निकला? क्यू डैश इज इक्वल टू क्यूब आर क्यूब बाय ये आर क्यूब। ये क्यू डैश का वैल्यू निकला। बात समझ में आ गया? ये क्यों निकाले यार? फ्लक्स निकालना है आपको। फ्लक्स का तो डेफिनेशन ही क्या था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइनर फोर्सेस पासेस
तो नंबर कितना पास होगा? जितना चार्ज होगा। तो चार्ज तो पूरा क्यों दिए थे, तो पूरा उसके अंदर थोड़ी है भाई, उसके अंदर तो इतना चार्ज है। ये चार्ज इसके अंदर क्या बनाएगा? फ्लक्स बनाएगा। बात समझ में आ गया? नहीं आया? चलो, तो अब मैं क्या करूंगा फिर? फ्लक्स का फार्मूला अपन डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या था? अपन डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं ना, इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? क्यू डैश। क्या लिखना पड़ेगा? क्यू डैश। बात समझ में आ गया? तो डायरेक्ट क्यू डैश लिख के कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वी नो दैट। डायरेक्ट लिख दो अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी, या डायरेक्ट नहीं लिखना है तो पूरा निकाल के दिखाऊं कि डायरेक्ट रख दो? आप एग्जाम में डायरेक्ट रखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी क्या लिखोगे? इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ द स्फीयर क्या होगा? इंटेंसिटी इज इक्वल टू, क्यों वही वाला फार्मूला? देखो वही चीज फिर टकरा रहा है, बार बार टकराता है दोस्त। ठीक है, बार बार टकराता है। अभी मैंने क्या बोला? वही फार्मूला। फिर क्यों? क्योंकि इसको देख रहा हूं तो फिर एक गोला दिख रहा, और जहां गोला तो वहां समझ लेने की एक पॉइंट है, और पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 4 अपॉन क्यू डेस बाय आर स्क्वायर। क्यू डेस क्यों आया बताऊं? क्योंकि ये जो पॉइंट है उसके अंदर चार्ज क्यू डेस है। सिंपल है, बात समझ में आ गया? तो ये कहां का था? ये इनसाइड का। लेकिन मेरे पास क्यू डेस का वैल्यू कंफर्म नहीं है, मुझे क्यू कंफर्म्ड है। तो क्यू का वैल्यू क्या था? वो लाके रख दो, खत्म हो गया। क्यू का वैल्यू क्या था? क्यूब आर क्यूब बाय आर क्यूब आर स्क्वायर। एक एक बार कट गया ये, तो जो फाइनल बचा है वो क्या बचा? देखो ये बचा इन 1/4πε0 क्यूब आर बाय आर क्यूब। 3 बार था, 2 बार कट गया, 1 बार बचा। अच्छा, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है बताओ तो प्रीति, कांस्टेंट क्या क्या है? हाँ, हाँ, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं बाहर था, फिर सरफेस पे था, फिर अंदर। ये वैरी चेंज कर रहा है, ये कांस्टेंट है। तो इसमें प्रोपोर्शनेट क्या हो गया? आर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? ये सारे कांस्टेंट को उठाएंगे तो ये प्रोपोर्शनेट होगा। बैठ जाओ। अभी देखो भैया, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा। नवीन को नींद बहुत तगड़ा आ रहा है, बट ब्रदर कंट्रोल कैसे करेंगे बताना भाई? यहाँ लोग अपना नींद उड़ा उड़ा के पढ़ा रहे हैं आप लोगों को क्या? ठीक है, देखें अब आप लोग बताना। सोचो, देखो अभी ना ये जो डिस्टेंस है इसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। और ये डिस्टेंस किसको डिफाइन करेगा? ई। अब मैं जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से आर बढ़ रहा है, अभी मैं अंदर पे हूं, जीरो से आर बढ़ रहा है, तो ई बढ़ रहा है क्या? यस, प्रोपोर्शनेट है। मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। तो जो ये बनाएगा ना वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? वो स्ट्रेट लाइन बनाए स्ट्रेट लाइन। ठीक, जैसे सरफेस पे पहुंचे। अच्छा, यहां पे ये ऐसा क्यों बनाया? इसके पीछे का रीजन, क्योंकि ई इनसाइड जो है वो प्रोपोर्शनेट आर था। आर बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनाता स्लोप। पढ़े होंगे 10th में भी, 11th में पढ़े होंगे। अब इसके बाद कहां पे आ गए? सरफेस। सरफेस में आने के बाद जैसे आप सरफेस में आओगे तो ये बोल दिया कि भाई मैं वहां कांस्टेंट रहूंगा। वहां क्या रहूंगा? कांस्टेंट। क्योंकि यहां पे, तो यहां पे ये हो गया कांस्टेंट, तो यहां पे ई सरफेस जो हो गया वो मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक, फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अब सरफेस से क्या हो गए? बाहर हो गए। अब सरफेस से जैसे बाहर हो गए, ये देखो आउटसाइड हो गए, तो ये यूनिवर्सली आर तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। सरफेस से बाहर जाएंगे ना ऐसे, सरफेस से ये यहाँ से फिर बाहर जाएंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा आर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आर बढ़ रहा है तो ई क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और यूनिवर्सली कम हो रहा है। और जब यूनिवर्सली कोई चीज कम होता है तो कैसा बनता है? कर्व, पैराबोलिक। तो ये इसका ग्राफ, और बिना ग्राफ के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा। पक्का डन? तो फटाक से नोट करो। ठीक है, कितने लोगों को लगता है बिना देखे बन सकता है? नहीं बन सकता है।
देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, जितना प्रैक्टिस नहीं करेंगे उतना परफेक्ट नहीं होंगे। डन है? चलो फटाक से नोट कर लो, स्टार्ट करो। उतारने का काम थोड़ा जल्दी, हाँ। आज नाइट में नहीं बुलाऊंगा, कल बुलाना था, कल भी नहीं बुला क्योंकि कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। कल डे में भी लगेगा, नाइट में भी लगेगा, 2 क्लास लगेगा ना दोस्त फिजिक्स। हम्म इस टाइम पे भी लग सकता, टाइम देख लेना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा आपका चेंज होगा, क्योंकि इसमें जो 11th में जो बच्चे आ रहे हैं बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैथ्स और केमिस्ट्री साथ में अटेंड करके जाना है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम चेंज होगा। बाकी समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस कर लोगे। कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट जहां क्लियर नहीं हुआ पूछ लो, कोई एक ऐसा पॉइंट जहां क्लियर नहीं हुआ, कहाँ पूछो पूछो पूछो, तुम पूछो कहाँ क्लियर नहीं हुआ। यही तो था, कल खोखला था, ठीक है, आज एकदम भरा हुआ है। क्या टॉपिक आएगा? यही टॉपिक आएगा, फिल्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटेड स्फीयर आएगा। इंसुलेटेड का मतलब क्या होगा? सुन ले सुन ले सुन ले, इंसुलेटेड दिया मतलब क्या होगा कि जो चार्ज आप दोगे ना, वो चार्ज कहाँ रहेगा, जहां का वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं। वही तो आधे घंटे समझा रहा था मैं, चाहे ये सॉलिड रहे चाहे होलो रहे, दोनों ही कंडीशन में चार्ज कहाँ जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका इसका एक होलो का निकाल सॉलिड के निकालने की जरूरत नहीं है, सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं तो अंदर इंटेंसिटी बनता ही नहीं है सॉलिड में भी। लेकिन ये कौन सा है? ये इंसुलेटर है, इसमें चार्ज बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इंसुलेटर है, ठीक। तो ये इंसुलेटर, यहाँ तो हेडिंग लिखा हुआ है ना, ये हेडिंग लिखा हुआ, हेडिंग कल नहीं लिखी थी क्या तुम? मैं बोला कैसे कर रहे हो यार, चेंज करो, अच्छे से बनाओ भाई डायग्राम वगैरह। और तब से इनसे पूछ रहे हो और ये बता भी नहीं रही क्या हुआ है। हेडिंग नहीं लिखी थी तो लिखना तो चाहिए ना, बिना हेडिंग के पता ही क्या चले किसका आंसर है। क्वेश्चन मतलब आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन किसका क्या है वो पता ही नहीं है नहीं भाई, ट्रेन में चढ़ गए लेकिन उतरना कहाँ पता ही नहीं अपने को, चले पड़े। टेस्ट में आएगा 100% आएगा ये वाला, है ना। टेस्ट में सिर्फ ना टॉपिक ले रहा हूं, कौन कौन सा ले रहा हूं पता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम और एप्लीकेशंस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। कल आज ही से नहीं, कल से स्टार्ट होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, वो नहीं आएगा इसमें ना, ठीक है। डन। क्या हुआ? अभी से प्रैक्टिस करो। डन, बन जाएगा ना श्रेष? अभी कितना रैंक आया था श्रेष? कितना, कौन सा रैंक आया था बताना। अब अगली बार फर्स्ट बोलना, फिर चैलेंज कर इन लोगों को, बोल। डरता है क्या तू? तेरे से हर क्वेश्चन बनेगा पगला। कल का वीडियो आज जा जाकर रात तक देख लेना। तू निखिल टॉप है ना भाई इस बार, चैलेंज कर सबको। कर दिया था क्या उस दिन चैलेंज? हाँ कर दिया था सुपर, बहुत बढ़िया। अगर निखिल टॉप किया तो मैं सबको कुछ ना कुछ खिलाऊंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है।
हाँ ना भाई, आधा पैसा तेरा आधा पैसा मेरा, ठीक है। ठीक, 10-10 रुपए का डेयरी मिल्क खिलाएंगे जिसमें से 9 रुपए तेरा होगा, 1 रुपया मेरा। हो गया क्या? चलो डन। टफ नहीं है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या बोल रही? कभी समझ में नहीं आया मतलब? भाई थोड़ा सा समझा कर यार भाई, कुछ डाउट है तो पूछ, जहां डाउट है पूछ। टेस्ट में फिर वेस्ट हो जाएगा। कितना हटूं बे? आगे करो। तू ऐसे फू करना, हो जाएगा। कर देख। थोड़ा सा लेट प्रोसेसिंग है ना। हो गया डन। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यूडेस की वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी? क्यूडेस निकाले क्यों अपन? हाँ, क्योंकि हमको गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज है उससे मतलब है, तो हम उसी के लिए इसको सॉल्व किए। सबसे आसान तरीका होता है निकालने का क्यूडिश। डन। नोट्स बना रहे हो कि इसी में लिख रहे हो? सैटरडे जब टेस्ट होगा लेके आना इस बार भैया, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पेपर अब मिलना चालू होगा। डन। थर्ड पॉइंट है ना, ये पॉइंट थर्ड है, इन साइड ऑफ द स्पीयर। यहाँ पे पॉइंट थर्ड करके लिख दो, इन साइड ऑफ द स्पीयर। चेंज। हो गया या नहीं हुआ? इतना टाइम तो मैं बताने में नहीं किया था जितना तुम लिखने में लगा रहे हो। ये कटा इससे 2 बार। ये क्यूडेश ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? जहाँ दीदी लोग फंस गए थे।
एक अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट जैसा दिखेगा गोला, दूर से देखूंगा तो पॉइंट जैसा। तो इसके लिए इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता है बस। क्यूडेस क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्यू चार्ज, क्यूडेस चार्ज है। समझ में आया? क्यूडेस का वैल्यू यहां से लाके रख दिए, खत्म। डाउट है? फिर करो ना, आसान है यार, बहुत आसान है। बोलता सस्ता है, आसान है बोले सस्ता है। आज ज्योति के कुछ बच्चे और आने वाले थे, सीबीएसई वाले, आप लोगों के क्लास में। अभी जरूरत भी है ना दूसरे स्कूल वालों की, तभी तो कंपटीशन आएगा। सुन तो नवीन का कहना, आने दो जिसको आना है, मेरा रैंक हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं साला, वही रहेगा पीछे का पीछे। कौन सा रैंक था इसका? लास्ट में यही था क्या? चौथा था? पांचवा था? 6 लोगों में पांचवा था तेरा। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस था, तो कुछ भी कर लो, मैं पीछे सेकंड लास्ट ही रहूंगा। जिसको आना है आ जाओ। क्या बोला? चाय? अरे लिख रहे, जल्दी लिखो, चलो जल्दी करो, खत्म ना। क्या लिखना था? जल्दी 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 करो। अबे तू आगे बोलता है, लोग पीछे बोलते हैं। फिर मैं तो सोचा था कि तुम लोगों के हाथ में एक रिमोट दे देंगे, तुम लोग अपनी मर्जी से एकदम आगे पीछे कर सको, तो होगा क्या पता, एकदम गप गप हिलते रहेगा। वरना कुछ भी कोई नहीं लिख पाएगा। इसका मतलब समझ में आता है? चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? फिर चलो, इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा श्रेयस। कंस्ट्रक्शंस भी मस्त है, ये सारा चीजें प्रैक्टिस करके आना, और अभी से प्रैक्टिस करो तब जाके टेस्ट अच्छा होगा। मैं बोला था 5-5 क्वेश्चन डेली बना के लाना, कोई नहीं बना रहा। हाँ, क्या भेजूंगा? अरे वो मत बना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है ना, गॉसिस थ्योरम पढ़ा है ना, इससे 4-5 क्वेश्चन हो गए ना। तो आज जो मैथ्स की क्लास से पहले आके बना लो, मैथ्स की क्लास से अभी, इसके बाद तो टाइम भी है तुम्हारे पास, 1 घंटा भी बैठ के बना सकते हो तुम लोग। जल्दी करोगे तो एक टॉपिक और मैं बता दूंगा, और मुझे थोड़ा सा ना कॉफ़ी पीना पड़ेगा, क्लास है मेरा कंटिन्यू। डन? चलो अब लिखो इंटेंसिटी ऑफ, से लिखो वेरीफाई 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 Coulomb's inverse law by using the Gauss's theorem. It is also very important topic for class 12th. Verify, अरे माता पहले बोलो, लिख तो ले जो मैं बोल रहा हूँ, लिख ली मैं जो बोल रहा हूँ, फिर सब कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या था इसका, फिर दोनों आपस में बात करेंगे। लिखो वेरीफाई Coulomb's inverse square law, verify inverse square law by using Coulomb's inverse square law by using Gauss's theorem. समझ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गई कि नहीं समझी? समझ गया? हाँ चलो रुको, लिखो मत, देखो, अरे रुक जाओ, बहुत आसान है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। लिख लिए? देखो यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, यहां पे क्या है, प्लस क्यूब में एक पॉइंट चार्ज है, ठीक। इस पॉइंट चार्ज का कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, वहां पे इंटेंसिटी कितना, कौन बताएगा? गॉस बताएगा। आपको ही पता है कितना होगा, फिर क्यों? क्योंकि पॉइंट बोलते दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए।
अभी अभी याद रहेगा, लेकिन कल का अभी याद नहीं था, वो गलत है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस सरफेस आर गॉसियन सरफेस। ठीक, तो गॉसियन सरफेस में ये क्या है, एक छोटा सरफेस है, टोटल सरफेस ऐसा है, तो छोटा सरफेस क्या होगा, ds, डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। चार्ज इधर है तो इंटेंसिटी क्या होगा, ऐसे तो निकलेगा ना हर जगह। नहीं समझ में आया, नहीं आया, कंस्ट्रक्शंस के लिए जगह छोड़ देना, अभी मत नोट करना, पहले समझ लो फिर कंस्ट्रक्शंस एक साथ नोट कराऊंगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल पार्ट, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ स्मॉल सरफेस। स्मॉल सरफेस क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, ds, तो यहां पे क्या निकलेगा d5, बात ना करो, ये क्या होगा, e के साथ क्या निकला, ds। यार इन दोनों के बीच में मैं क्या निकाल सकता हूं, एंगल निकाल सकता हूं ना। सॉरी, छींक आ गया भाई, बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन 100%। हाँ, ये बोर्ड में नहीं, तेरे बोर्ड में जिस क्वेश्चन पे भी छींकते हैं ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। d5 e साथ में ds cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे क्या, देखो निखिल बचपन में पढ़ लिया था इसको, नर्सरी में हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना, तो ये cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, ये पढ़ा था। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, यहां तक हो गया। देन द टोटल फ्लक्स क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d5। यहां तक कितने लोगों को लगता है कि बने गए नहीं, अभी तो सबसे बनेगा, जब टेस्ट में आएंगे ना, d5 के बाद क्या था भाई निखिल बता रहा यार, तो मैं खुद ही परेशान हूं यार मैं खुद ही बैठा हूं उसी चीज को लेके। ठीक है, तू भी वहीं पे अटका, अरे यार मैं भी अटका, बहुत टफ है ना, माँ भाई बहुत टफ है फिर उसके बाद दिमाग कहाँ जाएगा पता है, कल संडे है ना, कल चिकन तो बनेगा घर पे, ठीक है, और क्या खाएंगे अपन समझ रहे, क्लास में बैठे बैठे पूरा प्लानिंग चल रहा होगा बाहर का। ऐसा नहीं, मतलब मेरे साथ भी होता था। कौन से क्लास में होता था पता है, सोचो कौन से क्लास में होता था, अरे नहीं रे, कौन सब्जेक्ट में होता था सोच, केमिस्ट्री मेरा सबसे स्टार्टिंग से दर्द रहा है। और केमिस्ट्री में ना, मैं सर से पूछना बताएंगे, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया भिलाई में, अभी रिसेंटली 2-3 साल में, जो भिलाई के सबसे टॉप, एक बंदा ऑल इंडिया IIT टॉप किया था, याद है आप लोगों को, नहीं पता, आपको ये पता नहीं होगा कि ऑल इंडिया IIT छत्तीसगढ़ का भी एक लड़का टॉप किया था, शशांक द्विवेदी, जानते हो, जर्मनी किसी बैंक में भी जॉब कर रहा है, 62 करोड़ पर एनम शायद अभी है उसका, 62 करोड़ पर, सेक्टर 2 का, उनके पापा BSP में थे, उनको जो केमिस्ट्री पढ़ा थे, BSP के प्रिंसिपल रहे हैं, BSP के शिक्षा अधिकारी रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है, राजेश शर्मा सर, किसी से पूछना, पूरी भिलाई में जो बड़े बड़े केमिस्ट्री के टीचर हैं उनको पूछना, वो भी उनके उनके शागिर्द होंगे। वो मेरे साथ 2017 से 20 तक कंटिन्यू 3 साल मेरे साथ प्रोजेक्ट में ही थे, उनसे मैं पूछता रहा, लेकिन मेरे को आज तक केमिस्ट्री पढ़ले नहीं पड़ा। और कोविड, फर्स्ट कोविड, सेकेंड कोविड के वेव में उनका डेथ हो गया था दुर्ग में। ठीक है, सर्च मार के देखना, बहुत फेमस पर्सन है, MN शर्मा सर भी हैं, जो BSP के मतलब बड़े बड़े टीचर्स की बात कर रहा हूँ, ये किसी उनके लिए, ये सर भी ना इनके गुरु भी मानते हैं अपने आप को। जो हमारे सर आए थे ना केमिस्ट्री के, नाम नहीं बताना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये भी बोलते हैं वो तो गुरु आदमी है यार, शर्मा सर, बहुत फेमस नाम है शर्मा सर। ठीक है, वो बंदा जब IIT भिलाई में जब कोचिंग IIT का जो चालू किए थे ना, वही केमिस्ट्री चालू किए, लोग नांदगांव से, रायपुर से आके पढ़ते थे उनके पास। ठीक है, लेकिन अच्छे इंसान थे, चल बसे, कब चले, सेकेंड वेव में चले गए कोविड से। तो वही कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आया कि पढ़ते कैसे हैं एग्जैक्टली। ये मेरे साथ स्टार्टिंग से प्रॉब्लम रहा है। क्या बोल रही हो, रट्ट के, रट्टम विद्या, सिर्फ रट्टम। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ना, मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, और केमिस्ट्री को बहुत सोचता था। ठीक है, नीले में पीले को मिलाएंगे तो हरा बन रहा है, भैया नीले में पीले को मिलाएं तो हरा बन रहा, क्यों बन रहा है, अरे एग्जेप्शन है ना यार, केमिस्ट्री क्या बोलता है, पूरा एग्जेप्शन है। टोटल केमिस्ट्री क्या है,
एग्जेप्शन है। ऑक्सीजन में इतने बॉन्ड, अरे एग्जेप्शन है ना, मान के चलना 99% एग्जेप्शन है, और वो चीज अपने से होता नहीं है कि मतलब ये ऐसा मान लो कि यहाँ से लाइंस निकल रही, क्यों मान लो भाई, चार्ज है क्या वहाँ पे, नहीं है, फिर भी मान लो कि लाइंस निकल रही है, ठीक है, तो ऐसा होता है। एस निकाल लेते हैं ना, एस का वैल्यू क्या होगा 4πr²। तो ये दिक्कत रहा है मेरे साथ स्टार्टिंग से, ठीक है, ये आ गया इसका। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस, क्यों इसमें गॉसेस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि उसी के बेसिस पे निकालना अपने को, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 ये उतना ही वैल्यू बताता है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, E 4πr² Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे रोबोट टाइप में था, रोबोट टाइप में कौन था, कौन था, तो मस्त बोला, रोबोट टाइप में बोलता है ये क्या निकला, इंटेंसिटी निकला, लेकिन अपने को इंटेंसिटी नहीं निकालना है, क्या निकालना है, कूलम्ब्स लॉ निकालना है। तो मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, तो आपको पता होगा इंटेंसिटी का फार्मूला, वी नो दैट क्या होता है इंटेंसिटी का फार्मूला, E इज इक्वल टू क्यू, सॉरी F बाई क्यू होता है, क्यू होता है क्यू नॉट होता है, वो सोर्स चार्ज नहीं होता है, वो टेस्ट चार्ज होता है, समझ में आया। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, QE। तो F का वैल्यू कल बताया था, E का वैल्यू कल बताया था, क्या बताया था, याद है, अरे पागल अभी बताया था, अभी निकाले थे हम लोग, तो लाके रख दिए। तो ये किसका फार्मूला दिख रहा है हमको, कूलम्ब्स लॉ दिखा कि नहीं दिखा, बस वेरीफाई हो गया, बस यहीं तक आपको निकालना रहता है, और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, क्योंकि इजी है, और अपना बोर्ड वही क्वेश्चन देता है जो क्या इजी है, फिर भी अपन टॉप पीछे से करते हैं ठीक है, बिकॉज वी आर टॉपर्स ऑन, क्या बोलते हैं, बैक बेंचर्स, ठीक। तो समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शंस के लिए जगह छोड़ो, लिखो कंस्ट्रक्शंस। लेट अस कंसीडर a point charge, let us consider a point charge plus Q, let us consider a point charge plus Q placed at a point O. We have to determine any charge, any test charge Q naught, force experienced by r distance by using Gauss's theorem। खत्म, अब नोट कर लो, फिनिश्ड, कर लोगे ना, हाँ तो बोलो, मैं एक बार साइड होके ना पूरा एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, हो गया, बोलो। देखो बहुत सारा न्यूमेरिकल है अभी, और इतने जितना न्यूमेरिकल करा रहा हूं ना, आप अपने बोर्ड के लिए इतने न्यूमेरिकल करके जाना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, इससे आपका बन जाएगा पूरा बोर्ड, ठीक है। तो फटाक से नोट करो।